Our next topic is now new economic policy. Just now you have studied about the need for economic reforms in 1991. अभी आपने पढ़ा था कि कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें जो 1991 में करना पड़ा था, तो कौन सारे नीड्स थे, यानी क्या सारी जरूरतें पड़ रही थी जिससे हमें इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स लाना पड़ा था अपना। 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसे हम जानने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन, सेकंड वन इज प्राइवेटाइजेशन, थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। जिससे लिबरलाइजेशन मींस होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मींस होता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मींस होता है वैश्वीकरण। तो पहले हम ये जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया। 1991 वो सिचुएशन है जब हमारे इकोनॉमी में क्राइसिस आ गई थी। क्राइसिस मींस होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ का। तो उस समय हमारे इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसे हो गई थी, यू विल नॉट बिलीव कि हमारे यहाँ 7 डेज का सिर्फ खाने के लिए भोजन मात्र था। उससे आगे हमारी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो उस समय हमारे इकोनॉमी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। उस समय इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा था, इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाना पड़ा था इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनसे हेल्प मांगनी पड़ गई थी। तो वो सिचुएशन ऐसा था कि हमारे पास बस 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज खाने के लिए था। हमें अपना सोना जो गोल्ड रिजर्व था वो भी गिरवी रखना पड़ गया था लोन लेने के लिए। आपको पता होता है whenever you have to take loan you have to give some security, हमें सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो सिक्योरिटी में हमें गोल्ड रिजर्व्स बहुत ही चोरी छुपे वर्ल्ड बैंक में देना पड़ गया था। तो इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हमें लोन लेना पड़ा था वर्ल्ड बैंक से। तो अब हम इसे समझते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? इंडिया एग्री टू द कंडीशनलेस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अब हमें लोन ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें सिक्योरिटी भी रखना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर बहुत सारे कंडीशंस रख दिए। कंडीशन क्या था? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमें बहुत सारे अपने जो इकोनॉमी की पॉलिसी था उसमें बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा। हमें बहुत सारे व्यापक बदलाव करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस करना पड़ेगा, तब जाकर के वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन देने के लिए रजामंदी दी। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991। जुलाई 1991 का वो समय था जब हमारे यहाँ हमारे इंडियन इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था। The set of policy can be classified into stabilization measures and structural reforms measures. एक तो stabilization measures किया गया जिससे हमारे यहाँ जो वीकनेस थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में और जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ते जाती है, उसमें चेंजेस लाए जा सके। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में थे, उसमें थे जो लॉन्ग टर्म था, जिससे हमारी इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी की एफिशिएंसीज को, यानी हमारी जो आर्थिक शक्ति उसकी क्षमता को बढ़ाना था। एंड टू इंक्रीज इट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी आपको पता था कि उसे कोई नहीं पूछता था, उसको हमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना था, उसे कंपटीशन में लाना था, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके, लोग उसे परचेस कर सके, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रांग हो, मजबूत हो, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या था इसके बारे में समझते हैं। लिबरलाइजेशन मींस होता है हिंदी में जिसे हम कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण में होता है लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस पे बहुत सारे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, जैसे आपने पढ़ा था लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंस जरूरी हो गया था किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को, अगर वो सेटअप करना चाहते हैं तो पहले लाइसेंस बहुत जरूरी था। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, उसमें हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइजेस थे उनमें जो रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, अब एंट्री हर एक प्राइवेट इंटरप्राइज कर सकता था, जो हमें बहुत सारे कंडीशन लगाए थे उसे हमें रिमूव करना पड़ गया। और एंड ऑफ लाइसेंस, परमिट एंड कोटा, अपने कोटा टैरिफ के बारे में पढ़ा था, टैरिफ और कोटा लगा दिया गया था जिससे वो अपने जो उनकी इंटरप्राइज है वो रन अप ना कर सके। टैरिफ मींस होता है बहुत सारे उस पे जो है टैक्स लगा देना, जिससे वो अपने ग्रोथ
को बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते थे, कोटा फिक्स कर देना। तो ये सब चीजें जो है लाइसेंसिंग सिस्टम इन सबको रिमूव कर दिया गया। द पर्पस वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एमएनसीज। तो इसका मकसद ये था, द पर्पस ये था कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का मेन रीजन यही था कि वो अपनी जो है इंकरेज करना था प्राइवेट सेक्टर और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज को हमारे यहाँ सेटअप करे और वो रन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पर्पस है लिबरलाइजेशन का वो पूरा हो सके। एवोल्यूशन, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम निजीकरण करते हैं। आपने इससे पहले भी हमने बताया कि पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था वो मींस एप्रिशिएबल नहीं था, उसे हम तारीफ नहीं कर सकते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था। तो अब जरूरत थी यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था उसे प्राइवेटाइज करने की, निजीकरण, निजी हाथों में देने की। उसमें क्या किया गया, इट मींस प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें, इन्फ्लुएंस करें, इंकरेज करें, वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए। जैसे आप अभी देख ही रहे होंगे हमारी सिचुएशन जो है, रेलवे भी प्राइवेटाइज होने जा रहा है। तो इसका मेन जो स्ट्रेटेजी है वही है कि हम जो है प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करें और जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल जो है उसको रिड्यूस करना था। इसमें एक टॉपिक आता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा, इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है टू मीन्स वी हैव टू प्रमोट आवर इकोनॉमी और अदर इंडस्ट्री। हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम निवेश करते हैं दूसरे इंडस्ट्री में तो उसे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। इसी का ठीक अपोजिट, अगर कोई बाहरी अदर इंडस्ट्री वांट टू अंडरटेक माय इंडस्ट्री, वो हमारे जो शेयर्स है, हमारा जो सेक्टर है उसमें वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, विनिवेश जिसे कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेलिंग ए पार्ट ऑफ द होल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना पब्लिक सेक्टर है उसे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, यानी पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर है वो आकर के निवेश करे। तो इसे प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर देन 51% शेयर, देन इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेकंड मैनेजर टू पब्लिक सेक्टर। तो आपको ये पता होगा किसी भी शेयर में 100% का जब तक 51% शेयर दूसरी पार्टी का ना हो जाए तब तक उसके अंदर कंट्रोल नहीं आता है, उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती ओनरशिप। तो जो पब्लिक सेक्टर था उसका 51% शेयर वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, जिससे ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की गई। सेटिंग अप बोर्ड एंड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब आते हैं थर्ड सेक्टर हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस होता है वैश्वीकरण करना। ग्लोबलाइज आप सिंपली समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप एफडी पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है वो आपका जो अकाउंट वो ग्लोबलाइज हो जाता है, लोग उसे जानने लगते हैं। आपके विद इन कंट्री भी नहीं, बाहर के बहुत सारे कंट्रीज में भी आप फेमस हो जाते हैं, लोग उस पर आपके जो पोस्ट होते हैं उसको लाइक करते हैं। मींस ग्लोबलाइज करना। आपका प्रोडक्ट अगर आप यहाँ सेल करते हैं उसको ले जाकर बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी उसकी डिमांड होती है, इसका मतलब होता है कि वो ग्लोबलाइज हो चुका है। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ ए वेल ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइज करने का, वैश्वीकरण करने का मतलब ये था कि हमारे जो प्रोडक्ट थे वो सिर्फ हमारे मींस कंट्री लेवल तक ही सेल ना हो, वो बाहर के लोगों में भी उसका जो है एडवर्टीजमेंट हो सके, प्रचार प्रसार हो सके, लोग उसको भी जान सके कि आपकी क्वालिटी का, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जब इस तरह से लोगों में ये एक अच्छा मैसेज जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, लोग उससे भी परचेस करना शुरू करेंगे। तो आपका क्या होगा, इससे आपके यहाँ इकोनॉमी बूस्टअप होगा, फॉरेन एक्सचेंज आपके यहाँ बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स। आपकी जो इकोनॉमी है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, दोनों को साथ में लेकर के चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सिर्फ विद इन कंट्री सेल करेंगे, इसे बाहर के इंडस्ट्री में भी हम सेल कर सकते हैं। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इंपोर्ट्स थ्रू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था। 1991 से पहले हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ हमारी अपनी कंट्री में ही सेल कर सकते, उसमें बहुत सारे टैरिफ्स लगाए गए थे, कोटास लगाए गए थे, जिससे हमारा प्रोडक्ट सिर्फ हमारे कंट्री के लोग तक ही वो रिस्ट्रिक्ट था।